नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने जी के संबंधित 20 प्रश्नों को लेकर आए हैं। ये 20 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आए दिन ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और आज हम इन पर चर्चा करेंगे विद डिटेल्ड। एक एक प्रश्न को हम समझाते हुए चलेंगे, उसकी डिटेल में जानने का पूरा प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न नंबर 1 है, भारत में साम्यवाद के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे। ठीक है, भारत में साम्यवाद के प्रथम पथ प्रदर्शक कौन थे। ऑप्शन ए श्रीपाल अमृत डांगे, ऑप्शन बी M.R. जयकर, ऑप्शन सी M.N. राय, ऑप्शन डी नलिन गुप्ता। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपके सामने ऑप्शन सी M.N. राय। M.N. राय के बारे में आपको बता दूं, ये M.N. राय जो है ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, भारतीय कम्युनिस्ट, लिखते नहीं बनता लेकिन समझ जाएगा बात के लिए, पूरी बात समझना। ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बंगाल का पहला क्रांतिकारी संगठन था। ऑप्शन ए हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी, ऑप्शन बी अनुशीलन समिति, ऑप्शन सी इंडिया हाउस, ऑप्शन डी जुगांतर पार्टी। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा कि इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1906 में हुई थी और औरोबिंदो, ठीक है, औरोबिंदो और इसके साथ एक और नाम है आपका, ये औरोबिंदो घोष, इनका पूरा नाम औरोबिंदो घोष है और इसके साथ में एक और नाम है आपका बारिंद्र घोष। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे लिखने की जगह नहीं है, बारिंद्र घोष, ये दो इसके प्रमुख क्रांतिकारी थे। ठीक है, ये इसमें शामिल, अनुशीलन समिति में शामिल ये दो प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। एक का नाम था औरोबिंदो घोष और दूसरे का नाम था बारिंद्र घोष। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ये प्रश्न यहाँ से कटा हुआ है, इसको मैंने बोल दिया है, आप इसको कहीं नोट कर लीजिएगा जिससे कि आपका प्रश्न छूट ना जाए। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ऑप्शन ए मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन बी R.C. दत्त, ऑप्शन सी बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी R.C. दत्त। इनका पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त था। इनका पूरा नाम रमेश चंद्र दत्त था। ठीक है, ये इनका पूरा नाम है। इसमें भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताना चाहूँगा कि इन्हें आर्थिक राष्ट्रवाद का पथ प्रदर्शक माना जाता है। ये तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, लेकिन एक छोटी जानकारी ये भी है कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है एक मिनट में इसको यहाँ पे पहले इरेज कर दूँ, मैं लिखता हूँ फिर से। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम आपके का नाम R.C. दत्त है। इन्होंने एक किताब लिखी थी, इस किताब का नाम था द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इतनी भीषण गर्मी है कि आज कुछ बादलों के होने से राहत है, लेकिन बादल भी सिर्फ गरजने वाले लग रहे हैं, बरसने वाले तो लग नहीं रहे हैं। कलयुग है, दुनिया झूठी है, तो बादलों का क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपसे पूछ रहा है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियां किसके पास थीं। देखिए 1857, यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फिर से आप समझिएगा इस क्वेश्चन के लिए। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा प्रत्यक्ष रूप में भारत सरकार का कार्य अपने हाथ में लिया। ठीक है, इस एक्ट के तहत सारी वित्तीय, विधायी व प्रशासनिक शक्तियाँ किसके पास थीं।
ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत के राज्य सचिव और उनकी परिषद के हाथ में था। ठीक है, ये सारी शक्तियां उनके पास थीं। आप समझ रहे हैं बात के लिए। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में बोलना चाहूँगा। देखो यहाँ पर लिखने की जगह तो है नहीं, लेकिन आप मेरी बात को ऐसा ही समझ लेना। मैं आपको बता देता हूँ कि भारत के राज्य सचिव और उनकी परिषद, ये तो इसका आंसर है, लेकिन इसके आगे थोड़ा डिटेल ये है कि भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होते थे और वह इंडिया ऑफिस के अध्यक्ष भी होते थे। और इनके पास जो ना भारत का प्रशासन, विधायी कार्य और वित्तीय कार्य की शक्ति होती थी। ये पद 1858 के द्वारा, ठीक है, बनाया 1858 में ही बनाया गया था। और लॉर्ड स्टैनले भारत के, लॉर्ड, ये नाम नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड स्टैनले, ठीक है, ये भारत के पहले भारत सचिव थे। वे 2 अगस्त 1857 से लेकर के और 11 जून 1859 तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, लिखने की जगह नहीं है, आप सुन रहे हैं तो आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर से मैं बोल रहा हूँ एक बार, वे 2 अगस्त कौन, लॉर्ड स्टैनले, लॉर्ड स्टैनले 2 अगस्त 1858 से लेकर 11 जून 1859 तक इस पद पर बने रहे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछ रहा है, कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है और जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस के संदर्भ में यह कथन किसने कहा था? ठीक है, ये आपको इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए नवगोपाल मित्रा, ऑप्शन बी औरोबिंदो घोष, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है आपका ऑप्शन बी, औरोबिंदो घोष। अभी कुछ देर पहले हमें जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 में सुनने को मिला था। ठीक है, जहाँ पर अनुशीलन समिति का आंसर था और इनके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको डिटेल दी थी। औरोबिंदो घोष हैं, इन्होंने ही कहा था कि कांग्रेस के जैसा संगठन जिसका कोई जनाधार नहीं है, जो केवल एक छोटे से वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व करता है, उसे राष्ट्रीय स्तर का संगठन नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये वचन इन्हीं के हैं। और हम आपको बता दें कि औरोबिंदो घोष एक ऐसे नेता थे कि वे अनुशीलन समिति व जुगांतर पार्टी जैसे क्रांतिकारी संगठनों से जुड़े थे। देखो, एक तो आपकी थी अनुशीलन समिति, मैंने आपको बताया था, एक जुगांतर पार्टी भी थी। ठीक है, जुगांतर पार्टी, ये उसमें भी जुड़े हुए थे, यानी कि दोनों संगठनों से जुड़े थे। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि मणिपुर में 1817, मणिपुर में, एक तो ये मुझे डॉट लेने में बहुत प्रॉब्लम आती है, मणिपुर में 1817 से 1826 के काल को चाई तारेत खुनताकपा कहा जाता है। इस समय काल में मणिपुर में 7 वर्षों तक काफ़ी तबाही हुई। इस संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं का अवलोकन कीजिए। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो ना बहुत पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन, कथन वाले क्वेश्चन आपने अधिकांश एग्जाम्स में देखे होंगे और आजकल इनका एग्जाम्स में प्रचलन कुछ ज़्यादा ही है। और हमारे सामने आया हुआ है, अभी तक की हम जितनी वीडियो बनाई हैं उन सब में ये पहला ही प्रश्न मेरे सामने आया है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, इसको देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। आपके सामने दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन है कि इस दौरान असम और मणिपुर का नियंत्रण बर्मा के हाथ में था। ठीक है, ये एक दिया हुआ है। और दूसरा कह रहा है कि चाई तारेत खुनताकपा यानदाबू की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, 2 कथन आपके सामने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है। सी है आपके सामने ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही हैं, और एक डी ऑप्शन जो यहाँ पर छिप गया है किसी कारण से, उसमें ये लिखा हुआ है कि दोनों में से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है सी। ठीक है, वो 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि 1826 की यानदाबू संधि, यानदाबू संधि यहाँ पे एक उल्लेख है यानदाबू संधि का, ये देखिए, यानदाबू संधि बर्मा और ब्रिटिश के बीच संपन्न हुई थी, यानी कि बर्मा और ब्रिटिश सरकार के बीच में संपन्न हुई थी। और इस संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने गंभीर सिंह को मणिपुर का राजा स्वीकार किया। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 2 एल नीनो वर्ष के कारण भारत में 56वां कल कब पड़ा? ठीक है,
छप्पनिया कल एक अकाल का नाम, वो आपदा का नाम है, एक अकाल पड़ा था उसका नाम है ये, ठीक है। ये कब पड़ा था इसके बारे में भी हम जानेंगे, विस्तार से जानेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए 1896 से 1897 तक, ऑप्शन आपके सामने आएगा बी 1896 से, एक सेकंड ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं इसको कहीं और शिफ्ट करता हूँ डॉट को, यही ठीक है, यहाँ पर सही रहेगा, यहाँ से प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने वाली। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 आपसे पूछ रहा है, टू एल नीनो वर्ष के कारण भारत में छप्पनिया कल कब पड़ा। छप्पनिया कल एक अकाल का नाम है, ठीक है, अकाल पड़ा था जब, अकाल ये है छप्पनिया कल। ऑप्शन ए 1896 से 1897, ऑप्शन बी 1896 से 1899, ऑप्शन सी 1900 से 1902 और ऑप्शन डी 1895 व 1897। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और सीधा सीधा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1896 व 1899। और इसमें क्या कहा गया है कि यह अकाल जो था जिसका नाम छप्पनिया कल है, ठीक है, यह मध्य और पश्चिम, ठीक है, यह मध्य पश्चिम भारत में मानसून के गड़बड़ होने के कारण पड़ा था, मानसून असफल हो गया था। और ये एक गर्म जलधारा है, एल नीनो जो है, आपने इसको पढ़ा भी होगा, ये एक गर्म जलधारा है जिसके प्रभाव के कारण कई बार भारत में सूखा भी पड़ा है, ठीक है। और जब सूखा पड़ेगा तो जाहिर सी बात है खेती पाती नहीं हो पाएगी और अकाल पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके सामने, ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए किस स्थान पर किया गया। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसके 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैसूर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कलकत्ता। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सीधा सीधा जो इसका आंसर है वो है आपका ए मैसूर। मैं यहाँ से डॉट लेता हूँ और ये मैं यहाँ पे टिक लगा देता हूँ, ए मैसूर। ललिता महल का निर्माण विशेष तौर पर ब्रिटिश वायसराय के लिए मैसूर में किया गया था। और ये हम आपको बता दें कि इसका जो मैसूर का जो राजा था उसका नाम था कृष्ण राजा बोदेयार, बड़ा अजीब गरीब नाम होते थे, बोदेयार चतुर्थ, ठीक है। ये कृष्ण राजा बोदेयार चतुर्थ ये मैसूर के राजा थे। इन्होंने 1921 में इन्होंने ब्रिटिश वायसराय के लिए महल बनवाया था, ठीक है, जिसका नाम था ललिता महल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या 1833 के चार्टर एक्ट में नहीं थी। ऑप्शन ए बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ऑप्शन बी बॉम्बे और मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियों से वंचित रखा गया था, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया, ऑप्शन डी पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है और इसका सीधा सीधा मैं आंसर देना चाहूँगा बिना किसी टाइम को गवाए हुए। इसका ऑप्शन है डी, पोर्टफोलियो व्यवस्था को कानूनी पहचान मिली। इसका ऑप्शन है डी। चलिए यहाँ पे मैं डॉट लेके टिक लगा देता हूँ जिससे आप समझ जाएंगे। ये इसका सीधा सीधा ऑप्शन है। और इसके बारे में छोटी सी मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि चार्टर एक्ट 1833 को सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है, ठीक है, सेंट हेलेना, इसको सेंट हेलेना एक्ट भी कहा जाता है। और यह अधिनियम 28 अगस्त 1833 को पारित हुआ था। अधिनियम के द्वारा भारत में चार्टर एक्ट को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, 20 वर्षों के लिए चार्टर एक्ट 1833 का 33 को बढ़ा दिया गया था। आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कैसा है भाई। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। ये आपसे पूछ रहा है महात्मा गांधी को केवल एक कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, उन्हें किस अधिवेशन में कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसमें आपका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी बेलगाम, ठीक है। बेलगाम ये आपका कहाँ है, ये कर्नाटक में है, ठीक है, ये कर्नाटक राज्य में है बेलगाम। वहाँ पर कांग्रेस का 39वां अधिवेशन हुआ था और उस 39वें अधिवेशन में महात्मा गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए फिर से एक कथन कारक वाला क्वेश्चन आ गया
जिसमें आपके कथन दिए हुए हैं 2 और उनमें से या तो दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं या फिर कोई एक सही है इनमें से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लेते हैं, लेकिन अगर आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, आपने क्वेश्चंस को अच्छे से समझा हुआ होता है तो आप एक बार में कर भी देते हो। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। और आपके सामने 2 कथन है। कथन 1 कह रहा है अमेरिकी गृह युद्ध, मैं यहाँ से डॉट ले लूँ पहले, अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 के कारण भारतीय कपास की मांग में वृद्धि हुई। और दूसरा कह रहा है भारतीय कपास की बढ़ी हुई मांग के कारण बैंक ऑफ बॉम्बे असफल हुआ। ये 2 आपके सामने कथन दिए गए हैं और ऑप्शन आपके सामने 4 हैं। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही हैं, ऑप्शन डी 1 और 2 दोनों गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम बता दें अमेरिकी गृह युद्ध 1861-1865 के कारण भारत में कपास की मांग में वृद्धि हुई और इस कारण बैंक ऑफ बॉम्बे जो है वो असफल हो गया था। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों ही आपके सही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंटर स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1946 के रॉयल भारतीय नौसेना के विद्रोह से पहले नेवल सेंट्रल स्ट्राइक का अध्यक्ष किसे चुना गया था। ऑप्शन ए MS खान, ऑप्शन बी जनरल शाहनवाज खान, ऑप्शन सी कर्नल प्रेम सहगल, ऑप्शन डी कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और 4 में से पहला ऑप्शन सही है MS खान। ये पहला ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल ठीक है। हल्की सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा कि रॉयल भारतीय नौसेना विद्रोह 18 फरवरी 1946 को शुरू हुआ था। ठीक है, ये 1946 तो यहाँ पे लिखा है, लेकिन ये डेट क्या थी, ये थी 18 फरवरी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। सॉरी, मैंने गलती किया, फरवरी। ठीक है, ये डेट आप ध्यान रखना, सन तो ऊपर 1946 क्वेश्चन में ही दी हुई है। इसको शुरू हुआ था और इस विद्रोह का मुख्य कारण नौसेना के सैनिकों के लिए भोजन और रहन सहन की अच्छी व्यवस्था ना होना या उचित व्यवस्था ना होना, ये एक बहुत बड़ा कारण था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है। अटक से कटक नामक विजय घोष किससे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए मुगल, ऑप्शन बी मराठा, ऑप्शन सी सिंधिया, ऑप्शन डी राजपूत। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा ऑप्शन बी मराठा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की। ठीक है, किसने आरजी हुकूमत नामक निर्वासित सरकार की स्थापना की। ऑप्शन ए रामदास गांधी, ऑप्शन बी समलदास गांधी, ऑप्शन सी रामचंद्र गांधी और ऑप्शन डी आपके सामने दिया हुआ है हरिलाल गांधी। तो इसका आंसर आपका बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किस देश ने स्वयं को आधिकारिक रूप से विश्व का पहला अनास्तिक देश घोषित किया था। ऑप्शन ए अल्जीरिया, ऑप्शन बी अल्बानिया, ऑप्शन सी क्रोएशिया, ऑप्शन डी स्लोवेनिया। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही ऑप्शन आपके सामने बना जा करके अल्बानिया। अल्बानिया के बारे में एक छोटी सी जानकारी दे दूं, ये दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी आबादी 30 लाख है। और हम आपको ये भी बता दें कि इसका जो टोटल एरिया है, यानी कितना बड़ा है ये देश एरिया की दृष्टि से, तो मात्र आपका, थोड़ी जगह मैं बनाता हूँ यहाँ पे, मात्र ये 28,748 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यानी km स्क्वायर, सिर्फ इतना बड़ा है। समझ रहे बात के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है, महागुजरात आंदोलन के नेता कौन थे। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इंदुलाल याग्निक, सी सब्जी भाई कोरत, डी बीनू भाई पटेल। इन 4 में से कोई एक सही है और वो आंसर है आपका बी इंदुलाल याग्निक। ठीक है, आपका ये आंसर ठीक है बिल्कुल। छोटी जानकारी मैं यहाँ पे भी दे दूँ कि महागुजरात आंदोलन 1956 में, ठीक है, बॉम्बे प्रांत में गुजराती भाषी क्षेत्रों में शुरू हुआ था और इस आंदोलन का उद्देश्य गुजराती भाषी लोगों के लिए अलग राज्य का निर्माण करना था। समझ गया बात के लिए कि महागुजरात का क्या था कि गुजरात के वो क्षेत्र यानी बॉम्बे के वो क्षेत्र जहाँ पर गुजराती भाषी लोग थे,
ठीक है, उनके लिए एक अलग राज्य की मांग करना था, एक अलग राज्य का निर्माण करना था। और ये आंदोलन जो था वो महागुजराती आंदोलन कहा गया है, महागुजरात आंदोलन कहा गया है। और इसी आंदोलन के तहत 1 मई 1960 को, ये ध्यान रखिएगा, 1 मई 1960 को बम्बे प्रांत जो था आपका 2 भागों में टूट गया। एक भाग आपका मुंबई बन गया, महाराष्ट्र बन गया, और दूसरा भाग आपका गुजरात बन गया। तो अगर क्वेश्चन ये आपके सामने बनता है कि भाई बॉम्बे राज्य टूट करके 2 भागों में कब बटा, ये बटा था 1 मई 1960 को। और ये 2 भाग कौन कौन से थे, एक भाग था गुजरात और एक भाग था महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय कौन सा था? भाई ट्विटर पर खाता बनाने वाला भारत का पहला मंत्रालय, सीधा सीधा आंसर दे दूंगा मैं, विदेश मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी सही है बिल्कुल, ठीक है। ट्विटर पर ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट होती है, आपको तो पता ही सबको, आप में से बहुत से लोग ट्विटर यूज़ करते होंगे, तो लोगों को मालूम होगा कि ट्विटर क्या है। ये एक माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है। और ये कब आई थी? ये 2006 में अस्तित्व में आई थी, 2006 में पहली बार ये अस्तित्व में आई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ऑप्शन ए 1786 का अधिनियम, ऑप्शन बी चार्टर एक्ट 1813, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट 1833, ऑप्शन डी चार्टर एक्ट 1853। 4 ऑप्शन आपके सामने, इन 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है? ये ऑप्शन आपका है चार्टर एक्ट 1833। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से किस पुरस्कार की स्थापना सबसे अंत में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के अवार्ड है, तो इसकी स्थापना 1969 में हुई थी, ठीक है। अब अगर बात करूं भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड, तो भारतीय ज्ञानपीठ अवार्ड 1962। अगर मैं बात करूं अर्जुन अवार्ड की तो 1961। और अगर मैं बात करूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो आपका 1991 टू 92। समझ रहे ना बात के लिए आप। एक आता है द्रोणाचार्य अवार्ड, तो द्रोणाचार्य अवार्ड जो है, द्रोणाचार्य मैं यहाँ लिख देता हूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड अगर आपसे पूछ रहा था तो आप 1985। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सबसे अंत में किस पुरस्कार की स्थापना की गई? तो अब आप इन तिथियों के आधार पर सीधा सीधा देख सकते हैं कि सबसे अंत में किसकी की गई थी, बताइए। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये इसका सही आंसर है, ठीक है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूँ। आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन तरफ। और ये आज के सेशन का लास्ट 20वें नंबर का प्रश्न है। क्या पूछ रहा है प्रश्न? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई, ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई? तो इसके आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, ऑप्शन बी बेबल प्लान प्रस्तुत किया गया, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन प्रस्तुत किया गया, और ऑप्शन डी अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा बेबल प्लान प्रस्तुत किया गया, ठीक है। पहले लेता हूँ यहाँ से, बेबल प्लान प्रस्तुत किया गया। आज का वीडियो यहीं तक था। आज मैंने कोशिश की क्वेश्चंस की डिटेल में जाने की, आपको अच्छे से समझाने की भी प्रयास किया मैंने। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हों और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं और जी के संबंधित एक से अच्छे क्वेश्चंस लेके आता रहूँगा। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।